हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि सेशन 2 में मैंने फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट के बारे में डिस्कस किया था, आज मैं ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट के बारे में बताने जा रहा हूं। ये ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है? हम लोग देखें कि ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट क्या है। सबसे पहले कि ऑब्जेक्टिव हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। प्रीवियस क्लासेस में मैंने फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट में जो डिस्कस किया था उसमें बताया था कि मैनेजमेंट एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस होता है, मैनेजमेंट एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, मैनेजमेंट एक डायनामिक प्रोसेस है, मैनेजमेंट इंटेंजिबल है, मैनेजमेंट ग्रुप एक्टिविटीज है, ऐसा मैंने बताया था। लेकिन एडमिन ने बताया था हम लोग जो भी काम करते हैं गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है, मतलब क्या कि मैनेजमेंट किस चीज के लिए है? ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए है, विद इफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली, नहीं विद इफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली। तो इस मैनेजमेंट की ऑब्जेक्टिव क्या है हमको ये मैनेजमेंट की ऑब्जेक्टिव का मतलब यहां पर है, या अभी जो हम बात करेंगे वो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव की बात करेंगे, ठीक है, मीन्स कि बिजनेस ऑब्जेक्टिव की बात करेंगे। हम यहां पे नॉन बिजनेस की बात अभी नहीं करने लगे। हम बात कर रहे हैं कि ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट में सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव होती है। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, ये ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव क्या है हम पहले ये देखें। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव का मतलब है, हम पहले ही बोले हैं, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, किसी भी इंस्टीट्यूशंस का, किसी भी बिजनेस फर्म का क्या होता है? अर्निंग प्रॉफिट, अर्निंग प्रॉफिट मेन मोटिव होता है। अर्निंग प्रॉफिट, मेन मोटिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन अर्निंग प्रॉफिट विथ सेटिस्फैक्शन, नीड्स एंड वांट्स का फुलफिलमेंट के साथ अर्निंग प्रॉफिट हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है। यानी कि ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव जो है वो क्या है हमारा? एक इकोनॉमिक गोल है, एक इकोनॉमिक गोल है। इस इकोनॉमिक गोल को हमको अचीव करना है। ये इकोनॉमिक गोल कैसे अचीव करेंगे? तो ह्यूमन रिसोर्सेज को, अवेलेबल ह्यूमन रिसोर्सेज को की इफिशिएंसी को बढ़ाकर, नहीं हम ह्यूमन रिसोर्सेज को बढ़ाकर, यानी एक ही ह्यूमन रिसोर्सेज नहीं, हम सिर्फ ह्यूमन रिसोर्सेज की बात नहीं करेंगे, बहुत सारे रिसोर्सेज जो अवेलेबल रिसोर्सेज है उसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ available resources, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज से हम क्या करेंगे? इकोनॉमिक गोल को अचीव करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव होता है, ठीक है। इस ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव में हम क्या क्या इंक्लूड करता है हम वो पहले देखें। तो ये ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव में हम सबसे पहले देखेंगे क्या इंक्लूड करता है। सबसे जो फेज है उसका वो है सर्वाइवल, सर्वाइवल। इसके बाद हम देखेंगे जो फेज आता है वो प्रॉफिट का, एंड थर्ड फेज जो इसका है वो ग्रोथ का। ये तीनों जो है वो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव के अंदर आते हैं, क्योंकि our destination to get the maximum earning, to get the our objective optimum utilization of available resources की हेल्प से हम क्या करना है, किन किन बातों पर ध्यान देना है, क्या क्या इंक्लूड्स करता है वो तो देखें। सबसे पहली होती है सर्वाइवल। ये सर्वाइवल क्या है? और ये कोई भी ऑर्गेनाइजेशन चाहता है कि हम जो इन्वेस्ट किए हैं, यानी जो इन्वेस्टेड अमाउंट है,
या उस ऑर्गेनाइजेशन को सस्टेन करने के लिए जो कॉस्ट है वो कॉस्ट कम से कम ऑर्गेनाइजेशन अर्न करे। अगर वो ऑर्गेनाइजेशन का जो कॉस्ट है, ऑर्गेनाइजेशन को सुचारू रूप से चलने के लिए जो कॉस्टिंग आती है, अगर वो कॉस्टिंग नहीं आ पाती है तो वो ऑर्गेनाइजेशन बहुत लंबे समय तक सस्टेन नहीं कर सकता है, लंबे समय तक सस्टेन नहीं करेगा और एक ऐसा समय आएगा कि ऑर्गेनाइजेशन से बाइंड अप करना पड़ेगा। ठीक है, तो सर्वाइवल का जो फेज होता है वो फेज क्या है कि आपको टोटल इनपुट्स, टोटल रिसोर्सेज अपने इंप्रूवमेंट में लगाना है, आपको अपने आप को इंप्रूव करना है, ऑर्गेनाइजेशन के इंप्रूवमेंट के लिए लगाना है कि आपकी लॉन्गेविटी बढ़े। नहीं, सर्वाइवल में हम इस तरह से काम करते हैं कि लॉन्गेविटी ऑर्गेनाइजेशन का बढ़े, लॉन्गेविटी ऑर्गेनाइजेशन आगे की तरफ बढ़े। नहीं, अगर ऑर्गेनाइजेशन 2020 में अगर स्टार्ट किए, ये 2021 में भी रहे, 2022 में भी रहे, नहीं, ठीक है, कोई भी इन्वेस्टर्स का एक काम कौन होता है, वो अपने इन्वेस्टेड अमाउंट को एक टाइम तक लेके जाता है, लेकिन अगर उसको रेगुलर डेफिसिट हो, रेगुलर लॉसेज होंगे तो वो क्या करेगा, ऑर्गेनाइजेशन को बाइंड करेगा। इसलिए वो चाहता है कि कम से कम हम सर्वाइव करते हैं, और सर्वाइव करने के लिए क्या होता है कि वो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज से सर्वाइव करने की कोशिश करता है और ऑर्गेनाइजेशन की लॉन्गेविटी को बढ़ाने की कोशिश करता है। सेकेंड चीज है प्रॉफिट। ऑर्गेनाइजेशन जब सस्टेन कर गया तब वो अब धीरे धीरे क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट फेज में जाता है। ठीक है, जब प्रॉफिट फेज में जाता है तो क्या होता है, या वो चाहता है कि प्रॉफिट्स को शेयर करना। नेचुरल है, जैसे मान लीजिए ऑर्गेनाइजेशंस का बहुत सारे स्टेक होल्डर्स हैं, बहुत सारे शेयर होल्डर्स हैं जिनका स्टेक्स कंपनी के अंदर स्टेक्स है, बहुत सारे एम्प्लॉइज हैं। जब ऑर्गेनाइजेशन सर्वाइवल फेज से ऊपर की तरफ उठेगा, प्रॉफिट फेज में जाएगा, तो उस प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन अमॉन्ग द एम्प्लॉइज, अमॉन्ग द एम्प्लॉयड, अमॉन्ग द शेयर होल्डर्स होंगे, अमॉन्ग द एम्प्लॉयड और अमॉन्ग द शेयर होल्डर्स होंगे। तो इससे क्या होगा कि जब ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट में जाएगा, ऑर्गेनाइजेशन का एक्सपेंशन भी होगा। ऑर्गेनाइजेशन क्या करेगा, एक्सपेंशन भी होगा। तो प्रॉफिट का फेज होता है। ठीक है, इस प्रॉफिट के फेज से हम लोग जब यहां प्रॉफिट के फेज से क्या होता है, हम लोग एक्सपेंशन के फेज में जाते हैं, और यही एक्सपेंशन का फेज मतलब ग्रोथ। ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव होता है कि हमारा ग्रोथ भी हो। हम कल ही बताया थे, पिछले क्लास में मैंने डिस्कस किया था कि मैनेजमेंट एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, मैनेजमेंट एक डायनामिक प्रोसेस है, मैनेजमेंट किसी पॉइंट पे एंड नहीं करता है। यानी कि सर्वाइवल तो हुआ, लेकिन सर्वाइवल से हम प्रॉफिट के फेज में गए, प्रॉफिट से हम ग्रोथ के फेज में आए। ठीक है, ग्रोथ का फेज का मतलब क्या, एक्सपेंशन। नहीं तो बताया, प्रॉफिट से हम एक्सपेंशन में आएंगे, एक्सपेंशन से मैंने ग्रोथ में। यानी ग्रोथ का मतलब हुआ किसका ग्रोथ, ऑर्गेनाइजेशन का ग्रोथ। ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मींस किसका, इन्वेस्टर्स का ग्रोथ, शेयर होल्डर्स का ग्रोथ, एम्प्लॉइज का ग्रोथ, यूनिट्स का ग्रोथ, यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 1, यूनिट 2 लाइक ब्रांचेज 1, ब्रांचेज 2, ब्रांचेज 3। तो ये ऑर्गेनाइजेशन चाहता है। तो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव हमने देखा क्या क्या चीज इनपुट्स किया, सर्वाइवल, प्रॉफिट एंड ग्रोथ। तो ये ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। सेकेंड वन इज सोशल ऑब्जेक्टिव। सोशल ऑब्जेक्टिव हम लोग सोशल ऑब्जेक्टिव में देखते हैं कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन जब सर्वाइवल के फेज से निकल गया, ऑर्गेनाइजेशन जब प्रॉफिट के फेज से निकल गया, ऑर्गेनाइजेशन जब ग्रोथ के फेज में चला गया, नहीं, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन का डेवलपमेंट हो रहा है। तो ऑर्गेनाइजेशन का जब डेवलपमेंट हो रहा है तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, यानी कि सोशल डेवलपमेंट भी होना चाहिए।
रिलायंस इंडस्ट्रीज को, नहीं, टाटा इंडस्ट्रीज को, या जो भी इंडस्ट्रीज है, उस इंडस्ट्रीज से कोई मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज है, सपोज कीजिए कोई मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज किसी प्लेस पे हम लगाने जा रहे हैं, उस मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज से, जैसे सपोज कीजिए कि मुजफ्फरपुर सिटी में कोई एक इंडस्ट्री, नई इंडस्ट्री लगने जा रही है, वो इंडस्ट्री सर्वाइवल फेज से निकल गया, तो प्रॉफिट फेज में चला गया। जब वो प्रॉफिट फेज में चला गया तो उस ऑर्गेनाइजेशन की एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो मुजफ्फरपुर के सिटीजन्स के लिए, वो मुजफ्फरपुर के पब्लिक के लिए कुछ करे। ठीक है, ये उनकी एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। जैसे आप देखते हैं कोई ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, कभी आप देखेंगे किसी सिटी में स्टेट बैंक ने क्या किया, ग्रीन प्लांट्स लगाया, स्ट्रीट के साइड में ग्रीन प्लांट्स लगाता है। आप कभी देखेंगे कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने क्या किया, स्ट्रीट लाइट लगवा दिया, उस लाइट पे लिखवा दिया यूनियन बैंक की सौजन्य से। यानी क्या किया, उसने सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम किया। उसे लगा है कि नहीं, यूनियन बैंक प्रॉफिट में जा रही है, यूनियन बैंक प्रॉफिट में जा रही है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया प्रॉफिट में जा रही है, तो अपने प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन कुछ समाज में भी करे, सोसाइटी के भी करे, क्योंकि सोसाइटी को भी हेल्प मिले। एक मेथड को हेल्प करने का वो। दूसरी मेथड है, सोशल ऑब्जेक्टिव ये होता है कि किसी भी, हम अगर गुड्स की क्वालिटी को, गुड्स की क्वालिटी गुड्स की प्राइसिंग अगर हम सही रख करके मार्केट में देते हैं, क्वालिटी अच्छी दे दें, प्राइसिंग अच्छी दे दें, प्राइसिंग हम इसी तरह देख सकते हैं उस प्रोडक्ट की पैकेजिंग सही हो, पैकेजिंग सही हो, उस प्रोडक्ट की पैकिंग सही हो, प्रोडक्ट की पैकिंग सही हो। यानी कि कस्टमर्स जो हैं क्वालिटी, उनको लगे कि इस प्रोडक्ट की क्वालिटी है, अच्छी है और हमें यूज करना चाहिए। अगर आप प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी देते हैं तब भी आप सोशल ऑब्जेक्टिव को अचीव कर रहे हैं। मानी कोई ऐसा प्रोडक्ट जिसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है और वो प्रोडक्ट को यूज करने के बाद, ठीक है, अगर मार्केट में आपका रेपुटेशन अच्छा नहीं होता है तो आपकी ब्रांड वैल्यू गिरेगी। ठीक है, तो अगर आप क्वालिटी बढ़िया देते हैं, एक्चुअल कॉस्ट पे देते हैं, मैक्सिमम प्राइसिंग नहीं, मिनिमम प्राइसिंग की बात नहीं कर रहे हैं, एक्चुअल प्राइसिंग देते हैं, पैकिंग सही करते हैं, मतलब पैकिंग का मतलब ये हुआ कि अंदर में जो मटेरियल्स है, अंदर में जो प्रोडक्ट है, वो प्रोडक्ट का सही से एल्यूमिनियम फॉइल के अंदर होना चाहिए, क्योंकि बाहर से एयर उसमें प्रवेश ना करें, जिससे वो प्रोडक्ट खराब न हो। ये सब अगर सब कुछ देते हैं, ठीक है, तब भी आप क्या कर रहे हैं, सोशल ऑब्जेक्टिव को फुलफिल कर रहे हैं। अगर किसी प्रोडक्ट की क्वालिटी अगर आप सही मार्केट में देते हैं, उसकी प्राइस अगर सही देते हैं, यानी कि सप्लाई ऑफ गुड क्वालिटी ऑफ ए प्रोडक्ट, सप्लाई ऑफ ए गुड प्राइसिंग ऑफ ए प्रोडक्ट, अगर ये दे रहे हैं तब भी क्या कर रहे हैं, आप सोशल ऑब्जेक्टिव को फुलफिल कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आपका सोशल ऑब्जेक्टिव हुआ। थर्ड फेज है इसका, हम लोग चलते हैं इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव। इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव का मतलब यहां पे समझें, कोई भी किसी हर ऑर्गेनाइजेशन में, मान लीजिए कि जो इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने मनी इन्वेस्ट किया, उस पे प्रॉफिट्स आ रहे हैं, उस प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन का पार्ट क्या है, आपका एम्प्लॉय के लिए। ये एम्प्लॉयज को आप कैसे मोटिवेट करते हैं, तो एम्प्लॉयज का मोटिवेशन जो है वह सिर्फ अच्छी बातों से नहीं होता है।
उसके लिए बहुत सारे फैक्टर्स हैं। एम्प्लॉयज का मोटिवेशन क्या होता है, उनकी जो नीड है उसका फुलफिलमेंट करना। कोई भी क्या चाहता है, कोई भी एम्प्लॉय चाहता है, ह्यूमन बीइंग चाहता है, कोई भी इंडिविजुअल चाहता है कि पहले उसका जो नीड है वो पूरा हो। नीड पूरा होने का मतलब यानी उसका जो फाइनेंशियल नीड है वो पूरा होना। फाइनेंशियल नीड्स है उसका फुलफिलमेंट वो चाहता है। जब फाइनेंशियल नीड्स का फुलफिलमेंट हो जाता है तब वो चाहता है कि हमारा सोशल नीड्स पूरा हो। नहीं, सोशल नीड्स पूरा हो। जब सोशल नीड्स पूरा होता है तब वो चाहता है कि हमको इस सोसाइटी में क्या मिले, सोसाइटल वैल्यू मिले, सोसाइटल वैल्यूज के लिए मिले। ये सब एम्प्लॉइज का एक मोटिवेशंस के अंदर आते हैं। आप एम्प्लॉइज को फाइनेंशियल नीड्स का फुलफिलमेंट हो गया। फाइनेंशियल नीड्स के फुलफिलमेंट के बाद में चाहता है कि अब हम सोसाइटी में मेरा कुछ नाम हो, उसके लिए फिर वो सोशल नीड्स के फुलफिलमेंट के लिए आगे बढ़ता है, फिर वो अपने वैल्यूज के लिए आगे बढ़ता है। तो ये सब जो फैक्टर्स है, ये सब फैक्टर्स मिलने के बाद तब इंडिविजुअल्स के अंदर भी एक पॉजिटिव कैटलिस्ट आता है नहीं? और वो पॉजिटिव कैटलिस्ट जो है वो जो इमोशंस हैं, वो जो इमोशनल फोर्स है, उस इमोशनल फोर्स को वो ऑर्गेनाइजेशन के प्रति समर्पित करता है। ठीक है, तो इंडिविजुअल्स फोर्स जो इमोशनल फोर्स है उसके कारण क्या होता है, ये सपोर्ट किसको करता है, ये सपोर्ट करता है ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव। ये सपोर्ट किसको करेगा, ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव को सपोर्ट करेगा। तो ये हमारे ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट में हमने देखा आज, ये ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव होते हैं, सोशल ऑब्जेक्टिव होते हैं, इंडिविजुअल्स ऑब्जेक्टिव होते हैं। अब हम चर्चा करने जा रहे हैं अब हम देखते हैं नेक्स्ट लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, ये लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट में हम ये देखें कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत सारे मेंबर्स ऑफ पर्संस हैं इन्वॉल्व है, बहुत सारे इंडिविजुअल्स हैं। उस सभी इंडिविजुअल्स को अगर पैरेलल रख दिया जाए तो फिर कोई डिसीजन लेने वाला नहीं होगा, यानी कोई ऑथोरिटी नहीं होगा, कोई सबऑर्डिनेट नहीं होगा। ठीक है, एक राइट स्ट्रक्चर खड़ा नहीं हो सकता है, राइट स्ट्रक्चर नहीं बन सकता है। एक राइट स्ट्रक्चर बनाने के लिए क्या होता है कि वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटी डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, ठीक है, एक स्ट्रक्चर बनाया गया। उस स्ट्रक्चर में देखिए क्या है, कैसे मैनेजमेंट का लेवल कैसे बनता है। ये लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट में हम देख रहे हैं एक ट्रायंगुलर शेप में, जिसमें देख रहे हैं ये जो लेवल है 3 लेवल्स में है। कौन कौन सा लेवल है तो देखें हम, एक है मेरा टॉप लेवल मैनेजमेंट, दूसरा है मेरा मिडिल लेवल मैनेजमेंट, एंड थर्ड है जिसको लोअर लेवल बोलते हैं। देखिए बोलते हैं लोअर लेवल, थोड़ा सा बोलने में क्या लोअर लेवल का मतलब यहां पर हम लिख देते हैं, इसका नाम है ऑपरेशनल लेवल। टॉप लेवल, मिडिल लेवल है, ऑपरेशनल लेवल। आप देखें हम ये बता रहे हैं कि ये जो आप देख रहे हैं ऊपर वाला जो है ये टॉप लेवल में आता है, ये टॉप लेवल है। ये जो बीच में हम देख रहे हैं ये आपका मिडिल लेवल है, ये आपका मिडिल लेवल है। और ये जो हम देख रहे हैं ये हमारा लोअर या ऑपरेशनल लेवल, लोअर या ऑपरेशनल लेवल। जब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के टॉप मीन्स की, जैसे आप देखेंगे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में सीईओ है, सीईओ चीफ कम एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, सीईओ, एमडी मैनेजिंग डायरेक्टर, ठीक है, सीएमडी चीफ कम मैनेजिंग डायरेक्टर, ये सब जो होते हैं वो टॉप लेवल में होते हैं, वो टॉप लेवल में होते हैं।
चीफ कम एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, मैनेजिंग डायरेक्टर, चीफ कम मैनेजिंग डायरेक्टर, ये सभी जो है वो टॉप लेवल। टॉप लेवल्स का क्या काम है, क्या फंक्शंस होंगे, तो वो डिसीजन मेकर होते हैं। वो डिसीजन मेकर होते हैं। आप देखेंगे इस एंगल में जैसे जैसे यहां पर देखें, यहां पे साइज बड़ा है और ये साइज धीरे 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 छोटा होते जा रहा है। साइज छोटे होते जा रहे हैं। इससे दो चीजें लगता है, यहां पे हम बता रहे हैं कि जिसको सबसे ज्यादा पावर है, हम उस सेक्शन में देखें, वो सेक्शन बहुत छोटा दिख रहा है। वो छोटा इसलिए दिख रहा है कि उसका पावर बहुत बड़ा है। पावर से ये डिसीजन मेकर है। जैसे हम ये देखें, इस सिस्टम से यहां हम लोग बता रहे हैं, आपके बुक में ही है लेकिन हमें इसमें आपको सपोर्ट कर रहे हैं। इसका नाम है DSS। ये DSS सिस्टम है, यानी कि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। इसका नाम हम लिख रहे हैं DSS, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। ये जो मिडिल सेक्शन देख रहे हैं, ठीक है, ये हमारा कहलाता है MIS। ये हमारा है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। और सबसे जो नीचे है ये हमारा OAS है। इसका नाम है ऑफिस ऑटोमेशन सिस्टम। देखिए, ये जो DSS और MIS और OAS की हम चर्चा की है, ये आपके 12th वाली बुक में नहीं है, ठीक है, या हायर स्टडीज में इसकी चर्चा की है, लेकिन हम यहां पर दीजिए ये DSS, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, ये मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, और ये ऑफिस ऑटोमेशन सिस्टम। यानी यहां पे ऑफिस ऑटोमेशन सिस्टम में क्या है कि नंबर ऑफ एम्प्लॉय बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि ऑपरेशनल वर्क यहां पे होता है, ठीक है। मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम्स के अंदर जो मिडिल लेवल मैनेजमेंट है, उसके अंदर जितने भी मैनेजर्स हैं, HR एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर, फिनांस मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर, ठीक है, रिटेल मैनेजर, प्रोडक्शन मैनेजर, ये सब जो हैं वो आपके मिडिल इंफॉर्मेशन सिस्टम्स में होते हैं। और जो ऑपरेशनल लेवल में सुपरवाइजर्स, ठीक है, ये सब क्या है, ऑपरेशनल लेवल होते हैं। यहां पर क्या है, क्योंकि ऑपरेशंस होता है, इस ऑपरेशंस में नंबर ऑफ एम्प्लॉय बढ़ते हैं। अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि हाँ, ये पोर्शन हमको छोटा क्यों दिखा रहा है। इसके पीछे ये है कि जब किसी भी ऑपरेशंस को करते हैं, किसी भी वर्क को आप करते हैं, तो मान लीजिए कि वर्क हमारा ऑपरेट कहां हो रहा है, इस जगह पे वर्क ऑपरेट हो रहा है। जब हम यहां पर वर्क ऑपरेट करते हैं, तो यहां से क्या होता है कि वर्क ऑपरेशन के बाद ये जो डाटा है, ये डाटा यहां से ऑपरेशंस का डाटा 100% यहां दिया गया। 100% डाटा कहां फॉरवर्ड किया गया, ऑफिस ऑटोमेशन सिस्टम ने मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम को डाटा दिया 100%। ये 100% डाटा को क्या करेगा, प्रोसेस करेगा, एग्जामिन करेगा, प्रोसेस करेगा, और प्रोसेस करने के बाद बहुत लिस्ट अमाउंट में डाटा क्या है वो अपने टॉप लेवल पर भेजेगा। वो डाटा कितना परसेंट होगा, वो डाटा 10% होगा, वो डाटा क्या 15% होगा, यानी बहुत छोटा होगा। क्योंकि किसी भी डाटा, जैंट डाटा को टॉप लेवल बैठा हुआ नहीं है, जैंट डाटा को वो डिसीजन लेने के लिए वो उसके पास जाना चाहिए कि हाँ, उसके पास बहुत फ्यू मिनट्स चाहिए, इस प्रोजेक्ट को हमको आगे करना है या नहीं करना है। नहीं, उसको से दिखाई देगा कि नहीं, इस प्रोजेक्ट को हमको आगे बढ़ाना है, तो वो क्विक डिसीजन है। अगर एक जैंट डाटा है, एक विगरस डाटा है, एक इनॉर्मस डाटा अगर आप मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम अगर टॉप लेवल को देती है, तो वो इसको एग्जामिन करने में बहुत समय लग जाएगा, उसको प्रोसेस करने में ज्यादा समय लगेगा। वो प्रोसेस करने के लिए नहीं बैठा है, टॉप लेवल प्रोसेस नहीं करता है डाटा। प्रोसेस तो यहां से शुरू होता है, यहां से शुरू होगा, यहां पर उस प्रोसेस का क्या होगा, कर्टेलमेंट होगा। मतलब यहां पर उस प्रोसेस को क्या करेगा, एग्जामिन किया जाएगा, प्रोसेस करके प्रोसेस डाटा का बहुत ही छोटा रूप टॉप लेवल पर, और टॉप लेवल उस डाटा को क्या करेगा, एट ए ग्लांस एक झलक देखेगा और डिसीजन लेगा। ठीक है, इसलिए इसका नाम होता है डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, ऑफिस ऑटोमेशन सिस्टम। और हम देखते हैं
यहां से चूंकि इंफॉर्मेशन जो है टॉप लेवल आपकी हर बात को सुनने के लिए नहीं बैठा है, ठीक है, हर इंफॉर्मेशन को लेने के लिए नहीं बैठा है। टॉप लेवल सिर्फ डिसीजंस के लिए बैठा है और इंफॉर्मेशन जो हो वो शॉर्ट फॉर्म में हो, इसलिए हम देख रहे हैं इसकी वॉल्यूम ज्यादा है और इसकी वॉल्यूम, ठीक है। तो ये लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट होते हैं, फिर हम इसकी चर्चा करेंगे कौन किसका कैसा क्या फंक्शन है, ठीक है। इसलिए फिर नेक्स्ट क्लास, थैंक यू।